हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जनवरी 2021 से लेके मार्च 2022 तक का एडुटेरिया का हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक एंड डिफेंस, ये सारा हो गया है। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बजट। तो देखिए, पिछला बजट में हमने डिस्कस किया था और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं प्लीज़ एक बारी पिछला बजट का भी *2 के स्पीड में पूरा देख लेना। 15 मिनट ये लगेगा, 15 मिनट ये नई वाली वीडियो लगेगी, तो दोनों देख लेना। क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में भी हमें नहीं पता, क्वेश्चन पहले ही बन गया होगा, क्योंकि बार बार एग्जाम डिले हो रहा था, क्वेश्चन पहले ही बन गया हो, तो हो सकता है इस बजट से क्वेश्चन पूछे। इसलिए प्लीज़ इस पुराने वाले बजट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। बजट एंड इकोनॉमी सर्वे हमें दोनों करके जाना है बिल्कुल, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ही करना होता है तो हम कर लेंगे। चलिए पहले बजट कर लेते हैं और फिर इकोनॉमी सर्वे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, 1 फरवरी 2022 को प्रेजेंट किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यूनियन बजट 2022-2023। और हमें ये बात पता है कि आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है अबाउट बजट, लेकिन बजट वर्ड हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ नहीं है। इसके जगह पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम इसको जनरली मतलब कि बोल चाल की भाषा में हम अपना बजट बोल देते हैं। और आपको पता है इंडिया आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, यानी हमारा आज़ादी का 100 साल जो पूरे होने वाला है इन 2047, उसके हम अमृत काल में पहुंच गए। अमृत काल का मतलब क्या है? इससे हम लोग 25 साल पीछे हैं। ठीक है, इससे 25 साल पीछे हैं, मतलब हमारा 75वां साल आज़ादी का, और उससे आने वाले 25 साल, ये फेज में हमने अपने देश को बहुत ऊंचा करने के लिए बहुत सारे टारगेट रखे हैं। और इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, और बहुत सारा हमारा जो टारगेट ये होगा, इस बीच में क्या क्या करेंगे, ये हमारे देश को कैसे फ़ायदा करेगा टेन्योर 25 साल का, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। यही है, 25 साल का लॉन्ग पीरियड टाइम है और इंडिया पहुंचेगा 100 यानी 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको क्या बोलते हैं? अमृत काल। ये 25 साल जो है वो है अमृत काल, तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है। क्या क्या काम किया जाएगा इस बीच? पहले माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे काम किया जाएगा। देखो, माइक्रो इकोनॉमी का मतलब है हर, यानी छोटे छोटे लेवल, माइक्रो का मतलब छोटे लेवल पे, तो छोटे लेवल पे काम होगा तभी तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। और जब सब मिलके काम करेंगे, आप भी करो हम भी करो, तो ये ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगा पूरे देश का, तो मैक्रो लेवल डेवलपमेंट होगा। तो हमें मैक्रो लेवल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए नीचे के माइक्रो लेवल पे हमें काम करना होगा। उसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन प्लानिंग, ये सब कुछ करना है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन सब पे फोकस करना है। लेकिन क्या इन सब पे क्वेश्चन आएगा? नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कभी नहीं, बस ये 2 वर्ड याद रखे काफ़ी है। चलिए अब आगे देखते हैं। इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसको एस्टिमेट किया गया है कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। इसका मतलब क्या? 2022 का मतलब क्या? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की बात कर रहे हैं। और एक और चीज़, बजट तो आ गया है 1 अप्रैल को ही, 1 फरवरी को। तो क्या पिछले बजट का हमारे पास पूरा डेटा आ गया है? क्या हमारे पास पिछले बजट का 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का डेटा आ गया है? नहीं, पूरा डेटा नहीं आया है। यानी जो पिछला वाला जो ईयर है ना, उसका भी पूरा कंप्लीट डेटा नहीं है, वो भी एस्टिमेटेड ही होगा। तो जब भी हमारे पास बजट आता है ना, तो हमें 3 साल का डेटा बताते हैं। एक तो 2022-23 जिसका नया बता रहे हैं। अब एक पिछले साल वाले का देखो, हमें फरवरी तक का, जनवरी तक का पूरा पता है, लेकिन फरवरी मार्च का पूरा नहीं पता है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड करते हैं। और इसका 2020-21 का हमें कम्प्लीटली पता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए, बजट इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट कितना किया गया है? 9.2। ये एस्टिमेटेड है, ध्यान देना, ये एस्टिमेटेड है। और क्या 2021-22 का हमें कंप्लीट पता नहीं? ये भी एस्टिमेटेड था 8 से लेके 8.5% इकोनॉमी सर्वे ने बोला।
उसके बाद चलिए हमारा टोटल बजट कितना है, टोटल बजट है 39.45 लाख। ये बीपीएससी में ऐसे डेटा भी पूछ लेते, 39,44,909, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी बजट आते हैं उसमें बजट का मतलब क्या है, कहीं से हमारे पास रिसिप्ट आया, उसका जो बजट है, और उसके बाद एक्सपेंडिचर होगा। तो रिसिप्ट जो आया है, रिसिप्ट में उसमें दो टाइप का है, रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा है, कैपिटल रिसिप्ट कम है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, ये भी बात हमें पता होना चाहिए। बजट डेफिसिट कितना होता है, 0, ऑब्वियसली, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। क्योंकि बजट डेफिसिट, क्योंकि हमारे पास जितना खर्चा है और जितना हमने कमाई किया, ठीक है ना, और पहले से ही हमने डिसाइड किया कि हमें 100 तो खर्चा करना ही है, लेकिन हमारे कमाई हुई 90, तो भाई 10 हम उधार ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बजट डेफिसिट है वो तो 0 होगा ना, क्योंकि उतना तो हमें खर्चा करना ही करना है। तो ये बात याद रखिएगा, बजट डेफिसिट हमेशा 0 होता है। देखो डेफिसिट के डेटा के बारे में पढ़े उससे पहले हम डेफिसिट के डेफिनीशन कर लेते हैं सारा, ठीक है। नाम से ही पता चलता है डेफिसिट का मतलब भाई घट गया, कुछ ना कुछ हमारे पास घट गया, कि हमारे पास खर्चा है 100 रुपये का, हमारे कमाई हुआ है 90 रुपये। तो अगर सरप्लस का मतलब क्या होगा, कि हमारा खर्चा है 100 रुपया, हमारा कमाई हो गया 110 रुपया, तो इसको बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया। अब चलिए डिस्कस, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है बजट डेफिसिट। ये तो हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये 0 कैसे होगा, क्योंकि टोटल जो एक्सपेंडिचर है, ध्यान देना, टोटल हमारा जो एक्सपेंडिचर है 100 रुपया, हमारा भले ही कमाई 90 रुपया हो, हम बोरो कर लेंगे, लेकिन टोटल हमारे पास कमाई अब क्या कर लेंगे, 100 रुपया कर लेंगे, कैसे भी करके, ठीक है। तो ये हमेशा 0 होगा। सेकंड, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू में जितना एक्सपेंडिचर हुआ, और रेवेन्यू रिसिप्ट। अब यहाँ पे आप बोलोगे कन्फ्यूजन हो रहा है, एक चीज़ समझो ध्यान से, अगर आप कुछ ध्यान देना, कुछ कमाई करते हो, मान लो आप कमाई करते हो, इसके 2 ऑप्शन होंगे। नॉर्मल केस में कमाई करते हो यानी आपके पास पैसा आया, प्लस हो रहा है, पैसा प्लस हो रहा है, तो इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आपने कुछ अपना ज़मीन बेचा है, यानी एसेट अपना क्या करा है, बेचा है, यानी आपका एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। आपके पास ज़मीन था पहले 5 बीघा, आपने बेचा, आपके पास पैसा आ रहा है तो आपने बेचा, तो यानी आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है। सेकंड केस क्या हो सकता है, अब भाई आपने उधारी ले ली, तो आपका पास लायबिलिटी इंक्रीज होगी। 2 ही केस में पैसा आ सकता है, एसेट डिक्रीज हो सकता है या लायबिलिटी इंक्रीज हो सकता है। अगर ये तो हुआ रिसिप्ट के बाद, अगर एक्सपेंडिचर होगा तो ये उल्टा होगा, एक्सपेंडिचर होगा तो यानी आपका एसेट इंक्रीज होगा, क्योंकि आप पैसा खर्चा किए, इसका मतलब ज़मीन खरीदे हो। या तो कुछ और ऑप्शन हो सकता है कि आपने उधारी चुकाया तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, समझ आया ना। लेकिन ये केस तभी होता है जब कैपिटल की बात हम करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, और ये बात हम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट के केस में ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में ये। तो यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जिसमें ना आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है और न ही लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, न एसेट पे फर्क पड़ रहा है, न लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। समझ में आया ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर इसका मतलब क्या हुआ, आप मतलब गवर्नमेंट के ऑफिस में जो लोग काम करते हो उसका तनख्वाह दे रहे हो, यहाँ पे आपका पैसा खर्चा हो रहा है। यानी आप जो एक बार दे दियो तो वो ऐसा थोड़ी आपके पास फिर कभी आएगा, नहीं आएगा। और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या, आपको टैक्स से जो सरकार के पास हुआ पैसा आया, सरकार की जो कमाई हुई, उससे सरकार का न एसेट डिक्रीज हुआ न लायबिलिटी इंक्रीज हुई, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो पैसा आया, 1 वे ट्रैफिक है वो, ठीक है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है। एक और क्वेश्चन होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस
जो आपने स्टेट को ग्रांट दिया है स्टेट को, तो उसका मतलब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ग्रांट दिया है उसको डिक्रीज कर दो। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। इसमें आप बोरोइंग को हटा देते हैं, एक्सेप्ट बोरोइंग, ठीक है, एक्सेप्ट बोरोइंग। उसके अलावा प्राइमरी डेफिसिट होता है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट जो पेमेंट किए थे ना, पिछले साल का बकाया का इंटरेस्ट पेमेंट किए थे, उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो ये सारे डेफिसिट है। इसको और भी डिटेल में मैंने कराया था, यहाँ पे कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फिस्कल डेफिसिट रिवाइज एस्टिमेट क्या है, 6.9%। अगर पिछले बजट में देखोगे तो ये थोड़ा था, ये कुछ और था, ये था 3.1, 4.1 ऐसे कुछ था, याद नहीं करना। तो पिछले साल का जो 2021 वाला बजट एस्टिमेट था वो बिल्कुल याद नहीं करना है, रिवाइज भी बिल्कुल याद नहीं करना है। ये बस ध्यान रख लो, 6.9%, रेवेन्यू 4.7, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 3.1, प्राइमरी डेफिसिट याद करना तो फिस्कल डेफिसिट याद कर लो। इस बार का 6.9 है, ये भी एस्टिमेट्स है, और अगली बार का क्या होगा 6.4 हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है। उन्होंने बोला कि स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा अपना फिस्कल डेफिसिट 4% कर सकते हैं, और उसमें से भी 0.5% किसके कारण होना चाहिए, पावर सेक्टर रिफॉर्म के कारण, क्योंकि पावर सेक्टर में रिफॉर्म कर स्टेट को पैसा देना है इससे रिलेटेड, तो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड कितना होना चाहिए, एस्टिमेटेड कितना है, इतना 16.62 लाख करोड़। यहाँ देखो ना, फिस्कल डेफिसिट 16.62 करोड़ के आसपास है बजट। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इतना बोरो करना होगा। इसका मतलब समझे ना कि भाई फिस्कल डेफिसिट है आपको, यानी आपके पास खर्चा ज़्यादा हो गया, कमाई कम है। कितना कमाई कम है, इतना, तो भाई लोन लेके पूरा करो ना, क्योंकि खर्चा ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि वो फिस्कल डेफिसिट को 4.5% ऑफ जीडीपी करेंगे 2025-26 तक। ये पैंडेमिक के कारण थोड़ा इधर उधर हो गया। उसके बाद रुपीज आता कहाँ से है, बजट ने बताया कि हमारे पास सबसे ज़्यादा रुपीज आता है बोरोइंग से। यहाँ पे आप याद आराम से कर सकते, देखो सबसे ज़्यादा आता है बोरोइंग से, और हमने बोरो किया है तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो हमारे पास सबसे पैसा ज़्यादा चला जाता है इंटरेस्ट पेमेंट से। उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा हमारा जीएसटी से आता है, जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा कॉरपोरेशन से, उसके बाद इनकम से, ठीक है ना। दोनों से ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन डेटा में थोड़ा ही ज़्यादा है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा गया इंटरेस्ट पेमेंट पे। उसके बाद पैसा कहाँ गया, स्टेट को हम शेयर देते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का। उसके बाद पैसा जाता है सेंट्रल सेक्टर रिफॉर्म्स में, उसके बाद फाइनेंस कमीशन और अदर रिफॉर्म्स में, और या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, ठीक है। एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, पीएलआई स्कीम, उसके तहत अभी 14 सेक्टर, याद रखिएगा 14 सेक्टर है, और जो 14 सेक्टर है ना वो ड्रोन वाला सेक्टर है। गवर्नमेंट 5G के इकोसिस्टम पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज कर रही है, और मे भी हो सकता है 5G इसका 15वां सेक्टर हो जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ 14 सेक्टर ही है। एक और चीज़ यहाँ पे बता रहा है बजट में कि इतना रुपया एलोकेशन किए हैं हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स में। ये जो 14 सेक्टर है ना पीएलआई का, उसमें से एक है, 19,500 करोड़। ये याद नहीं रखना बिल्कुल, मैं जो चीज़ बोलता हूँ ना याद रखिए, ठीक है। इंडिया ने ऐसा टारगेट रखा है कि वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कितने का, 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर का बाई 2030। अभी जो COP26 हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी ने टारगेट रखा है कि वो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे 2030 तक। इसमें से हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के टारगेट पे पहुंचना है। मतलब सोलर पावर का कितना टारगेट है, 280, समझ रहे ना, कि मतलब सोलर पावर का 280, बाकी और भी जैसे हाइड्रो वगैरह वाला है उससे, ठीक।
गवर्नमेंट ने सोचा है कि जो 14 सेक्टर है ना उससे हमें लगभग 60 लाख नया जॉब क्रिएट करना है। ठीक है, गवर्नमेंट का 4 प्रायोरिटी एरिया है डेवलपमेंट में। क्या क्या डेवलपमेंट करना है उसमें 4 मेन प्रायोरिटी एरिया है। एक तो पीएम गति शक्ति, मतलब इसमें मेन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करना है। जो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है ना उसमें कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। ठीक है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट करना है, उसका प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट और इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन पे काम करना है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, यूपी पीसीएस जो एग्ज़ाम आने वाला है 12 जून को, इसके लिए आप एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल एक गाइडेंस वाला कोर्स है। आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा और आपको जो भी डाउट होगा वो सब सॉल्व किया जाएगा। ये 2022 का कोर्स है। इसका प्राइस है 999 और बीपीएससी का 68 का कोर्स हम लोग पूरा डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको कोई, क्योंकि 67th अभी चल रहा है, 67th में अगर अभी लास्ट समय में आपको बिहार स्पेशल या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, बिहार करंट अफेयर्स, ये सब चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9582062485। क्लियर। प्रधानमंत्री, अब सेंट्रल बजट का टू द पॉइंट कुछ और देखते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति जो योजना है, इसके अंदर किस चीज़ पे फोकस किया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया और काफ़ी कोऑर्डिनेशन की बात की गई है कि जो डिपार्टमेंट होते हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन कैसे अच्छे से अच्छा काम किया जाए। तो यहाँ का डेटा है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ कौन कौन था। सबसे पहले तो पीएम गति शक्ति में 7 चीज़ों पे फोकस किया गया है। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले पूछेगा एक और क्वेश्चन देगा, क्योंकि ऐसे आपको क्वेश्चन देखा ना, ऐसे पूछ लेता है कि 7 निश्चय में कौन सा पार्ट नहीं है। आराम से पूछ सकता है कि पीएम गति शक्ति में कौन सा इसमें से नहीं है। एक हेल्थ एंड स्किल वाला दे देगा कि हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट इसका पार्ट नहीं है। समझ में है ना, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब जो मेन डेटा है ना, 7 इंजन पे फोकस किया जाता है पीएम गति शक्ति में। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना। जो हमने पहले डिस्कस किया, एक पॉइंट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, इसमें 14 सेक्टर है। जो 14 सेक्टर है ना वो ड्रोन है। पहले 13 सेक्टर हुआ करता था, 14वां सेक्टर ड्रोन है। मे बी इन फ्यूचर 15वां सेक्टर 5G हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक 14 सेक्टर हो ड्रोन। ठीक है, सबसे पहले देखो इस स्कीम के तहत, क्योंकि फोकस करना है इन्हीं पे, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो रोड पे फोकस करना है। तो रोड पे हमने कैसे फोकस किया? हमने बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इस साल में हम लोग ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाएंगे। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, एक हमने टारगेट रख, जो भी ये है ना ये टारगेट है। ठीक है, उसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिक, देखो टारगेट ऐसा टारगेट नहीं बोल सकते, टारगेट प्लस एकदम बोल दिया कि ये करेगा, मिशन मोड प्रोजेक्ट की तरह ये बिल्कुल, कि हाँ इतना करना है। ठीक है, अनाउंसमेंट कर दिए कि हाँ बिल्कुल सब कुछ अनाउंस हो गया कि हाँ ये करना है। उसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जाएगा 4 लोकेशन पे अंडर पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाले मॉडल पे। उसके अलावा रेलवे में क्या किया है, आप अभी तक आपने यूपी का सुना होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यहाँ पे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत 2000 किलोमीटर नेटवर्क को लाया जाएगा। किसके तहत? कवच। कवच एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है सेफ्टी के लिए, मतलब ट्रेन का एक्सीडेंट भी होता है तो ट्रेन को ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो ये सिंपल पूछ सकता है जो कवच वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, तो आप बोल रहे हैं ये ट्रेन के सेफ्टी से रिलेटेड है। तो कितना किलोमीटर का नेटवर्क बनाया जाएगा इसके तहत? 2000 किलोमीटर के। ये कहाँ पे बोला? बजट में। उसके अलावा कितने वंदे भारत ट्रेन बनाने हैं? ये हाई स्पीड ट्रेन होते हैं, 3 साल में 400 नए बनाने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को सेटअप करना है कई सारा। उसमें पहला कहाँ पे सेटअप किया गया, मतलब 100 सेटअप करना, उसमें पहला सेटअप किया गया
जो कार्बेंटल में आसनसोल डिवीजन में किसके पास, झारखंड में थापर नगर स्टेशन के पास। ठीक है, ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, आराम से पूछा जा सकता है कि पीएम जो गति शक्ति के तहत कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है, पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है, आसनसोल डिवीजन थापर नगर स्टेशन के पास। तो आराम से ये इसको मैं वीवीआई बोलूंगा। बाकी इन सब को मैं उतना इसके बाद रेट करता हूँ कवच वर्ड को, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये सब नहीं पूछेगा। कितना गति शक्ति, कितना वंदे भारत बन रहा है, नहीं पूछेगा। लेकिन एक और, अभी तक हमने देखा कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लेकिन एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक आपको जाना हो तो क्या पहले क्या किया जाता है, यहाँ से रोड बनाए, नीचे आए, फिर ऐसे ऐसे करके रोड बनाए, ऊपर गया, भाई सीधे रोपवे कर दो। ठीक है, तो पर्वतमाला इसको बोलते हैं। ठीक है ना, रोपवे के तहत, तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, और इसको एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज करेगा। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। क्लियर है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2022-23 में 8 रोपवे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा, जिसका टोटल लेंथ है 60 किलोमीटर। इसमें बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट को कि आप ऐसा काम करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। क्लियर, इतना क्लियर। अब एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट, 2023 को कौन सा ईयर मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो आपको ये तो भारत ने ही जरूर रिकमेंडेशन किया होगा। हाँ, ये भारत का ही देन है। भारत ने प्रपोजल रखा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने, और उन सब लोग मतलब बिना किसी रोक टोक के सब मान गए। उसके अलावा हमने सोचा कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करेंगे पूरे देश में, लेकिन कम से कम शुरुआत में जो गंगा जी जा रही है, उनके जो 5 किलोमीटर का जो दायरा है ना, मतलब गंगा जी के कोस्ट से 5 किलोमीटर का दूर, यहाँ पे तो एटलीस्ट सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडियाज लोकेशन जितना पार्ट है, उसका पार्ट 1/3 पार्ट तो गंगा जी और उनके ट्रिब्यूटरी जो है उसके बेसिन का एरिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद किसान ड्रोन्स का यूज किया जाएगा। क्यों, क्रॉप को असेसमेंट करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। उसके बाद कई सारे रिवर लिंक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया 2022-23 में। एक तो आपको पता है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इसको लागत इतना लग रही है, और इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि इरिगेशन हो रहा है, नहीं, 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर एनर्जी जनरेट हो रहा है, और 27 मेगावाट का सोलर पावर जनरेट हो रहा है। ठीक, और भी कई सारे प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है दमन गंगा पिंजल प्रोजेक्ट, पर तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा पेनर कावेरी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये बात याद रखिए, ऑलमोस्ट 62 लाख लोगों को इसे पेयजल मिलेगा। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट से हमें पता है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व को नुकसान हो रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए, और बुंदेलखंड के लोगों को पानी मिलेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टॉप 3 सब्सिडी दिया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा है फूड, फिर फर्टिलाइजर, फिर पेट्रोलियम। ठीक है, क्या ये पूछेगा, सिंपल पूछेगा ये वाला एजुकेशन में, ई विद्या प्रोग्राम क्या है, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना क्या है। इसमें क्या किया जाता है, एक टीवी चैनल को एक क्लास के लिए डेजिग्नेट किया जाता है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, इसके तहत एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल डेजिग्नेट किया जा रहा है। ठीक है, पहले से 12 टीवी चैनल थे, अब 200 टीवी चैनल इसके अंदर आ गए। ठीक है, और इसमें क्लास 1 से लेके क्लास 12 के, बहुत ऐसा नहीं सिर्फ बोलोगे कि क्लास 1 से 12 के लिए तो 12 टीवी चैनल, नहीं, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में। तो मान लो एक मराठी वाला होगा, एक भोजपुरी वाला होगा, एक ऐसे वाला, अलग अलग लैंग्वेज। उसके अलावा वोकेशनल कोर्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में आए, स्पेस फॉर क्रिएटिविटी का 750 वर्चुअल लैब इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और उसके अलावा 75 ई लैब्स स्टार्ट किया जा रहा है इसी साल में। उसके अलावा
डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है। कहाँ पे पहला होगा ये सब नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अभी बस बात चल रही है। हेल्थ से रिलेटेड क्या हुआ, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके अलावा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ का काउंसलिंग अच्छे से हो सके, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, इसका नोडल एजेंसी कौन रखते हैं? इसका नोडल एजेंसी है NIMHANS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ये इसका नोडल सेंटर है। और IIT बैंगलोर जो है वो देगा टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है ना, समझ में आया ना? तो ये सारा हो गया नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, और दूसरा टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, याद रखना। सिंपल पूछेगा कि मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम चला है उसका नोडल सेंटर कौन है। उसके अलावा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 ये सब लॉन्च किया गया है, ताकि इंटीग्रेटेड हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके बच्चों को और वुमेन को। ठीक है, और ये सारे स्कीम किसके अंदर आते हैं? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के अंदर। 2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा सक्षम आंगनवाड़ी में। ठीक है ना। उसके अलावा MSME के लिए कई सारे स्कीम है। यहाँ पे जो 4 स्कीम है वो उस पर बात किया गया है। एक तो रीवैल्यूएशन किया जाएगा CGTMSE को, ये सब मैं बताता हूँ उसको फुल फॉर्म, यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम, ये सब पोर्टल है ताकि MSME को फ़ायदा मिल सके। ये सब पोर्टल को लिंक किया जा रहा है आपस में। उसके अलावा क्रेडिट दिया जाएगा 130 लाख MSME को अंडर ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इस स्कीम के तहत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की एक लिमिट तक आपको इमरजेंसी लोन वगैरह मिलेगा। इसके तहत 130 लाख MSME को लोन दिया जाएगा। उसके अलावा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर MSME। ठीक है, ये किससे रिलेटेड? MSME के रिवैम्प से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें एडिशनल 2 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा MSME को। उसके अलावा एक और प्रोग्राम है RAMP प्रोग्राम, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम। इसको स्टार्ट किया जाएगा एंड आउटले ऑफ 6000 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि RAMP प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम पूछे हुए हैं कि जिसका डेटा काफ़ी सरल होगा ना, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम, इसके तहत कितना पैसा बजट में एलोकेट किया गया है? तो 6000 करोड़। ये वही सब है RAMP, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा इंटरलिंकिंग डिफरेंट पोर्टल जो हमने देखा था, कौन कौन पोर्टल है याद नहीं रखना। अब PM डिवाइन, इसमें क्या किया जाएगा? PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। डेवलपमेंट इनिशिएटिव, DEV मतलब डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसको इम्प्लीमेंट किया जाए किसके द्वारा? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा। इसके लिए भी 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वे नहीं डेटा भी इंपॉर्टेंट है। अब हमने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो चलाया ही था, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो चलाया ही था। अब क्वेश्चन हो जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में कुछ ब्लॉक अभी भी पिछड़े रह गए, तो उन ब्लॉक को, इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो नीति आयोग का प्रोग्राम है, 112 डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक पीछे रह गया उन ब्लॉक का स्पेशल करना है। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हमने समझ गए। उन डिस्ट्रिक्ट में से जो ब्लॉक पिछड़ा हुआ है ना, बस उसके काम, हेल्थ पे काम करना है, उसके हेल्थ, उसके न्यूट्रिशन, ये सब पे काम करना है। उसके बाद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये ऐसे विलेज के जो बॉर्डर विलेज है ना, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, कनेक्टिविटी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और डेवलपमेंट के फायदे से वो पीछे रह गए हैं, ऐसे बॉर्डर के लिए। तो क्या है पूरे देश के लिए? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है सच विलेज ऑन द नदर्न बॉर्डर। नदर्न बॉर्डर जो नया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, हो सकता है बाद में और प्रोग्राम है अलग अलग बॉर्डर के लिए। उसके अलावा 2022 में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कनेक्ट किया जाएगा कोर बैंकिंग सिस्टम से। उसके अलावा 75 तो जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है उसको सेटअप किया जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके अलावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 है, इसका फेज 2। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 पहले जो इसका वर्ल्ड बैंक निकालती थी वो तो बंद कर दी, लेकिन जो हम निकालते थे, जो नीति आयोग और भी इंस्टीट्यूशन मिलके निकालती थी, वो अभी भी निकालेगी, क्योंकि स्टेट को इसमें रैंकिंग किया जा सके। उसके अलावा ईज ऑफ लिविंग का फेज 2 लॉन्च किया जाएगा अमृत काल में, ये बात हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इसके अलावा जो क्लियरेंस होगा ना, ग्रीन से रिलेटेड क्लियरेंस, जो कि परिवेश, आपको पोर्टल पता है ना, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, CRZ, ये सब से क्लियरेंस देना होगा ना, तो इसी पोर्टल के थ्रू मिलेगा, परिवेश के थ्रू, ठीक है ना। ये कोस्टल रेगुलेशन जोन है। नेक्स्ट CPACE क्या है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेशन, कि कैसे ना कैसे करके जो कंपनी बंद करना चाहती है आप लोग को, उसका इजी वाइंडिंग अप हो सके, ये याद रखना। CPACE किससे रिलेटेड है, ऐसे कंपनी जो चाहती है अपने आप को बंद करना, अपनी ऑपरेशन को कम करना, उसका जल्दी से बंद एग्जिट ले सके। उसका AVCG क्या है, AVCG एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशनल टास्क फोर्स बनाया गया है। और सबसे अच्छा, कर्नाटका ने, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने सेटअप किया गया है पहला AVCG सेंटर, कहाँ पे, बेंगलोर में। उसके अलावा एम्बेडेड चिप, जो पासपोर्ट है ना, उसमें चिप के साथ मिला के वो दिया जाएगा, ये बात पता होना चाहिए, पासपोर्ट। उसके अलावा अर्बन एरिया में जो स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है ना, उसके लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाने की बात चल रही है। उसके अलावा एक एडॉप्शन ऑफ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट, ये किया जाएगा, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिंपल है ना। उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर को हर गांव तक पहुंचाना है, इसके लिए क्या डेडलाइन फिक्स की गई है, 2025। उसके अलावा हर घर नल से जल, इसके लिए मतलब एडिशनल 3.8 करोड़ फैमिली को जोड़ा जाएगा 2022-23 में। अभी तक कितना करोड़ फैमिली जुड़ गया है, 8.7 करोड़ फैमिली, ठीक है। ये डेटा याद नहीं रखना पिछले वाले का। और PM आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे 2022-23 में। और फाइनेंशियल मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी बाय RBI इसमें करेगी। उसके अलावा 5 to 7% बायोमास पेलेट विल बी को फायर्ड इन थर्मल पावर, इससे CO2 की सेविंग होगी इतना मिलियन टन, ये याद नहीं रखना है। 4 पायलट प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है कोल गैसिफिकेशन और कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स, इसके लिए मतलब कोल का गैसिफिकेशन हो या कोल को केमिकल्स में कन्वर्ट किया जाए। उसके अलावा सॉवरन ग्रीन बॉन्ड को इशू किया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि रिसोर्स को मोबिलाइज किया जा सके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब एक और चीज, अल्टरनेटिव जो मिनिमम टैक्स रेट है उसको क्या कर दिया गया, 18.5% से 15% कर दिया गया। पहले क्या होता था, कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको 18.5% लगता था, कंपनीज को 15%। इसलिए अब इक्वालिटी लाने के लिए कोऑपरेटिव्स को भी इतना परसेंट और कंपनीज को भी इतना परसेंट, दोनों को 15%। उसके अलावा डिजिटल इकोसिस्टम किसके लिए, स्किलिंग के लिए और लाइवलीहुड के लिए क्या लॉन्च किया गया, क्या पोर्टल, डेस्क स्टैक पोर्टल लॉन्च किया गया, ये बात याद रखिए, ताकि स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग किया जाएगा। उसके अलावा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा और पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम मेडिएशन सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है, गिफ्ट सिटी में, ठीक है ना। और गिफ्ट सिटी कहाँ पे, गांधीनगर में है। उसके अलावा वर्चुअल जो डिजिटल एसेट है ना उस पर टैक्स लगेगा 30%, जो कि क्रिप्टो करेंसी जैसे है उसमें। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड एंड जिम स्टोन पे कितना, 5% रिड्यूस किया गया है, ठीक है ना। और शॉन डायमंड्स पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। सरचार्ज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे है उसको भी रिड्यूस किया गया, ये बात याद रखिएगा। अब 3 स्कीम और 3 डिपार्टमेंट, 3 मिनिस्ट्री, ये बात याद रखिए। किस स्कीम में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, मनरेगा। उसके बाद
पीएम किसान योजना, उसके बाद जल जीवन मिशन। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, ये है डिफेंस सबसे ज़्यादा, ऑलमोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से 2 गुना है, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ये उससे थोड़ा कम है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करना, कुछ भी बताना हो इस नंबर पे मैसेज करना। चलिए, थैंक यू सो मच।